हमारा देश में विभिन्न प्रकार की प्रोफेशनल कोर्सेस होता है और हर बच्चा का एक सपना होता है, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं या मैं एक वकील बनूं। इंसान की पहचान वाकई भारतवर्ष में ज्यादातर वर्दी से ही हो जाता है। आइए मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं। ये एग्जाम्पल आपको कैसे लगेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन सोचना अपना काम है और सोच के उसको समाधान तक लाना आपका कर्तव्य है। एक पेड़ के नीचे दो व्यक्ति खड़ा है और दूर से हम अजनबी जा रहा है और हम दोनों दोस्त भी जा रहा है कुछ गपशप मारते हुए। मैं जा रहा हूं और मेरे दोस्त विनय जा रहा है। हम दोनों रास्ता में जा रहा है। विनय मेरे को पूछ रहा है, अरे दोस्त, वो पेड़ के नीचे कौन खड़ा है? मैंने देखता हूं, बोलता हूं, एक साड़ी पहन के एक महिला खड़ी है और एक कोई पुरुष खड़ी है। मेरा आंसर इतना ही है। फिर हम कुछ 4 कदम आगे चलते हैं और 4 कदम आगे जब चलते हैं फिर दूसरा दिशा में एक पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति खड़े हैं। मैं पूछ रहा हूं विनय को, अरे विनय, तुमने मुझे पूछा पेड़ के नीचे उस दिशा से कौन खड़ा है? मैंने तो बोल दिया एक पुरुष था, एक महिला था, लेकिन ये पेड़ के नीचे 2 आदमी कोई खड़ा है, तो आप थोड़ा बताइए कौन है? वो हंसते हुए बोलता है कि सर, आपका भी सही आंसर था और मेरा भी आंसर सही निकलेगा, क्योंकि वो जो काला कोट पहना है वो वकील खड़ा है और सफेद कोट जो पहना है एक डॉक्टर खड़ा है। लेकिन वो महिला के बारे में नहीं बताया, पुरुष के बारे में नहीं बताया, उसका वर्दी के बारे में बताया। वो वर्दी के बारे में मैं बताऊंगा। एक लड़का का, एक लड़की का, एक युवा का, एक युवती का भारतवर्ष में एक सपना होता है, मैं भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूं। आज उसी संदर्भ में मैं बोलने जा रहा हूं। एक नागरिक, एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालिका कैसे ये सर्वोच्च पोस्ट में जाके पहुंच पाएगा, मैं उसकी रास्ता, उसकी विजन दिखाऊंगा। और इस माध्यम से मैं एक वकील होने के नाते बात नहीं कर रहा हूं, एक वकील स्टूडेंट होने के नाते बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रोफेशनल पर्सन और एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मेरा छोटा भाई बहन या मेरा जो व्यक्ति, जो आने वाला पीढ़ी, जो जेनरेशन आशा आकांक्षा रखता है मैं एक वकील बनूं, लेकिन उसको सपना साकार करने के लिए मैं सिर्फ रास्ता ही दिखाने जा रहा हूं और कुछ बताने नहीं जा रहा हूं। क्योंकि इसीलिए ग्रामीण इलाका में बहुत युवा युवती रहते हैं जहां आज इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का सुविधा नहीं है, जानकारी के अभाव के नाते उनके पास दक्षता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन वो सुंदर महल में रहते हुए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का सपना साकार नहीं कर पाते हैं। उन व्यक्ति लोग को मैं आज मेरा संदेश देना चाहता हूं कि एक 10+2 या 10 उसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद या फिर 10+2 के पास 4 इयर्स कोर्स करने के बाद आप थ्रू क्लर्क या एलईटी या एलसीएटी या डू एलएलबी एंड एनी अदर्स मेथड्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके आप एक लॉ एलएलबी कोर्स में आप दाखिल हो सकते हैं। और जब आप एक मेथड है, आप 10+2 में स्ट्रेट वे इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स करके भी आप एक जब बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी जब आप बन जाते हो, तब आपको एक ऑल इंडिया बार एसोसिएशन काउंसिल का एक AIB एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उस तहत में अपने रजिस्ट्रेशन होने के लिए मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। एक वकील होने के नाते आप रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन काम वहीं पे खत्म नहीं होता है। आपका सपना है जज बनने का, मैं रास्ता और कहीं आपको लेके चलता हूं।
लेकिन आपने तो एलएलबी कोर्स कर लिया, आप एलएलबी कंप्लीट कर लिया, ये सारी सब्जेक्ट को आप पूर्ण तरह करने के बाद जब आप एलएलबी कर देते हैं तब आपको नेक्स्ट जज बनने का मैं रास्ता बताता हूं। और ये रास्ता बताते बताते मैं फिर जाके पहुंचूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। आइए आपको वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी में मैं ले जा रहा हूं। चाहे आपका कोर्स बीकॉम हो, चाहे आपका कोर्स आर्ट्स हो, चाहे आपका कोर्स साइंस हो, किसी सब्जेक्ट की, किसी स्ट्रीम की प्रोफेशनल आप अगर लॉ ग्रेजुएट बनना चाहते हो, इसके लिए किसी स्ट्रीम की, किसी सब्जेक्ट की, यस, अगर आप ह्यूमैनिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, थोड़ा आपको ज्ञान में बढ़ोतरी होगा। रही बात लैंग्वेज लॉ में किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप लॉ कोर्स कर सकते हो, एग्जामिनेशन अपियर कर सकते हो। आइए आप जब लॉ ग्रेजुएट बन जाते हो, जज बनने के लिए एलएलएम की मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। वो आपकी पद का प्रोग्रेस, फ्यूचर प्रोग्रेस का गरिमा रखने के लिए एलएलएम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब जज की एग्जाम देते हैं या जुडिशियल एग्जामिनेशन इंडिया में देते हो, उसके लिए एलएलबी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त ही है। उसका एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा। पहले ये जो प्रोसीजर्स में बता देता हूं, आप जज कैसे बनोगे, फिर जज बनने के जो प्रणाली में बता दूंगा, उसके बाद फिर मैंने आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा। आइए एलएलबी आप कर देने के पश्चात आपने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन काउंसिल के मेंबर आप रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जज बनने के लिए। जज कैसे बनेंगे? जज बनने से जो सपना हम सजाते हैं, जो ड्रीम, यहाँ पे हम लोग एम बोलते हैं, ये एम को पूरा करने के लिए देन आपको इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन आपको फेस करना पड़ेगा। इंडियन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको जब देंगे, जब ये एग्जाम आप देंगे, ये एग्जाम अप्लाई करने के लिए दो प्रकार एग्जाम होता है। एक होता है लोअर जुडिशियल सर्विसेज, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है, और जो हायर जुडिशियल सर्विसेज होता है, ये आफ्टर प्रमोशन के लिए जब बड़े पोस्ट को आप जाते हैं, कुछ सर्विस करने के पश्चात आपको ये एग्जाम को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों एग्जाम, ये इंडियन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, चाहे ये पब्लिक सर्विस कमीशन की थ्रू हो या फिर आपको हायर जुडिशियल सर्विस थ्रू हो, ये दोनों क्षेत्र में, ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए आपको तीन प्रकार का एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। पहला आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिसमें 60% आपको जनरल कैटेगरी के लिए या जनरल कैटेगरी जीसी या ऑन रिजर्व के लिए अनिवार्य हो जाता है। रेस्ट कैटेगरी के लिए 55% हो जाता है। रेस्ट कैटेगरी में कोई भी आ सकता है। देन आप अगर इसमें क्वालिफाई कर देते हो 60% या 55%, देन आप लोग को मौका मिलेगा मेन एग्जामिनेशन लिखने के लिए। मेन एग्जामिनेशन में जो विभिन्न प्रकार का कोर्स रहता है, जो उसका सिलेबस रहता है, उसके बारे में मैं स्वतंत्र फिर बताऊंगा, क्योंकि ये प्रणाली में बताने से आप ये चैप्टर को भूल जाएंगे। आइए, जब मेन एग्जामिनेशन में आप ईच सब्जेक्ट में, मैंने क्या बोला, ईच सब्जेक्ट में आपको 50% स्कोरिंग 40% स्कोरिंग करना पड़ेगा। व्हेयरएज एग्रीगेट में आपको 50% हासिल करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए। आप इंडिविजुअली 40% रखना पड़ेगा जितने भी पेपर है, और एग्रीगेट उसको मिला देने के बाद आपको 50% होना चाहिए। देन आप मेन क्लियर कर दिया। नाउ प्रिलिमिनरी क्लियर, मेन क्लियर। रही बात भाया बस का, भाया बस में आपकी पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल में आपका लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, वोकैबुलरी एंड आपने कैसे जस्टिस को, लॉ को आपने एविडेंशियली डॉक्यूमेंट के हिसाब से, सीआरपीसी कानून से, कोड हिसाब से आपने प्रोजेक्ट करते हो, ये सारी चीजें चाणक्य लोग रहेंगे, बहुत सीनियर जजेस रहेंगे, ये पूछेंगे, आपको भायावा करेंगे और आपकी
उसका टेलेंसी के हिसाब से, देन ये मान लीजिए x वोटेज, ये y वोटेज एंड ये z वोटेज, ये तीनों को मिला देंगे जिस उसके हिसाब से x प्लस y प्लस z इज योर टोटल मेरिट बन जाएगा। ये टोटल मेरिट बनेगा, टोटल मेरिट बनेगा। अकॉर्डिंगली आपका रैंक सिलेक्शन होगा एंड उसी हिसाब से आपकी सारी कुछ पाराफानिया, रिमेनिंग पाराफानिया पूरा होगा। आइए, जब आप ये क्वालिफिकेशन कर जाते हैं, आप बनेंगे तो क्या बनेंगे? What you should be join after qualifying judicial service examinations। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप ये एग्जामिनेशन को बोलते हैं प्रोविंशियल सर्विसेस, ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस जो होता है पीसीसीएस क्लास 1 जो होता है, ये जब आप क्वालिफाई कर देते हैं, ये सब कंप्लीट करने के बाद, दैट मींस यू आर पीसीएस 1 कैटेगरी 1। आप जब हो जाएंगे, देन यू विल बी पोस्टेड एज सबऑर्डिनेट कोर्ट जज। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे आपका ट्रेनिंग रहेगा, यहीं पे आपका प्रैक्टिस रहेगा, शुरू होगा। यू विल बी ज्वाइन एज ए प्रैक्टिसिंग मेंबर। इसके लिए द सबऑर्डिनेट कोर्ट जज बाय डिफॉल्ट इज ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों के पश्चात फिर आपको हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, या आपकी डायरेक्ट एंट्री अगर है, देन आपको मौका मिलेगा स्ट्रेट वे सबऑर्डिनेट से सबऑर्डिनेट कोर्ट जज से आफ्टर पीसीसीएस से थ्रू आप जब सबऑर्डिनेट कोर्ट जज बन जाते हैं, स्ट्रेट वे आफ्टर योर प्रोग्रेसिव कैरियर, कंटिन्यूइंग कैरियर एंड परफॉर्मेंस, एनुअल अप्रेजल्स को लेते हुए, विजिलेंस क्लियरेंस लेते हुए, देन यू बिकम जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज। एक सपना होता है, एक लैडर से दूसरा लैडर चढ़ने के लिए आपकी उतना ही स्वच्छता रहना पड़ेगा, क्योंकि एक वोमैन तराजू में से पकड़ के अंधा पट्टी ब्लैक स्ट्रिप बांध के एक सोड पकड़ के है, वही हमारा इंडिकेशन देता है कि तराजू एक स्केल है। आपको जस्टिस ऐसा देना है, लॉ ऐसा मेंटेन करना है कि तराजू की तरह बैलेंस होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, धर्म होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए, कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ये सबके लिए ग्रेटेस्ट से रिचेस्ट तक, वीकर टू पुअरेस्ट तक ये बैलेंस होनी चाहिए। ये तराजू की महत्व है। इसलिए वोमेन अंधा पट्टी बांधा है कि ये वोमेन हम लोग को मां रूप में जन्म देता है, लॉ को भी जन्म देता है। कोई पुरुष के पट्टी नहीं लगा जाता है। माता का एक वोमेन की, एक महिला के ऊपर में एक ब्लैक स्ट्रिप इसीलिए एक रिबन बंधा जाता है। मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं न्याय करूंगा, जस्टिस दूंगी और मैं लॉ को अपना सर्वोपरि बनाऊंगा। और लॉ जो होता है सबसे ऊंचा होता है, सर्वोपरि होता है, सर्व महान होता है। कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के नीचे सब है। इसीलिए वो तराजू को बैलेंस करके रखता है, बैलेंस के साथ मापता है, इसलिए तराजू पकड़ा है। दूसरा हाथ में सोड़ पकड़ा है, एक तरुअल पकड़ी है। उस तरुअल का मतलब है ब्रेव, साहस। मैं किसी को डरूंगी नहीं कि मैं किसी को डराऊंगा नहीं, मैं भयभीत नहीं होऊंगा कि मैं किसी को भयभीत भी नहीं करूंगा। यह है हमारा मूल मंत्र। कानून की जहां पाना खत्म हो जाता है, वहीं से दूसरा पाना शुरू होता है। कानून की हाथ बहुत लंबा तक चलता है। कानून न्याय देता है, कानून जस्टिस देता है, कानून फंडामेंटल राइट्स देता है। और वो संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से हम लोग को, नागरिकों को जीने का मौका देता है। और हम स्वच्छता के साथ ये समाज में जीने का हमको अधिकार देता है। यही है कानून, यही है लॉ। बिना लॉ में
इतना बड़ा 140 करोड़ लोग, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न रिलीजियस की लोग एक छत के नीचे अगर हम लोग बसवास करते हैं, उसका मूल मंत्र है हमारा संविधान, उसका मूल मंत्र है हमारा कानून। आइए, मैं इसलिए जागरूक करता हूं, ये वर्दी, ये काला कोट का बहुत दम है, लेकिन इसको कभी गलत के लिए यूज नहीं करना है। समाज की सेवा के लिए, समाज की कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उचित मार्ग में धर्म और न्याय के प्रतीकों के एविडेंशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर में न्याय देना है, जजमेंट देना है, तब आप वन ऑफ द बेस्ट लॉयर ऑफ द कंट्री, आप एक सुपुत्र हो। देश का सेवा करने के लिए आप गुरुत्वपूर्ण भूमिका, किसी की जान के लिए आप खेल रहा है। एक डॉक्टर जान को बचा रहा है और एक वकील भी जान को बचा रहा है। ये दोनों भगवान से बड़े भी नहीं, कम नहीं है, क्योंकि किसी को जान देना केवल भगवान का हाथ में है और ये दोनों का हाथ में है। वकील एक भगवान का बराबर है, आपको निर्णय लेना है। भगवान के लिए चोर भी जाता है, हे प्रभु मुझे आज मदद कर, वो बोलता है तथास्तु, भगवान बोलता है तथास्तु। तू जो कर्म में जा रहा है, जत कर्मं तत्फलम, तू जिस प्रकार कर्म करोगे इसीलिए तेरा फल है। मेरे तरफ से तू आया श्रद्धा मांगने के लिए, तथास्तु। पंडित जाता है, प्रभु नमस्ते मुझे मेरा काम में सफल करो, वो जाता है पुण्य काम करने के लिए, वो भी बोलता है जत कर्मं तत्फलम, तू जिस प्रकार कर्म करोगे इस प्रकार तुझे फल मिलेगा। आइए हम लोग न्याय के पथ में चलेंगे और न्याय को अमल करेंगे, न्याय हमको मिलेगा और जनता को मिलेगा, जगत कल्याण होगा और सब लोग खुशी खुशी में हम लोग एक छत के नीचे बसवास करेंगे, भाईचारा में, इंटीग्रिटी में, ट्रांसपेरेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, प्रोफेशनलिज्म में। आइए, यही होता है मूल मंत्र। आप मेंटेन करिए, लॉ यही बोलता है, मेंटेन योर ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन योर अकाउंटेबिलिटी, मेंटेन योर इंटीग्रिटी, मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म। इतना ही मेंटेन करिए, यू विल बिकम द बेस्ट लॉयर आफ्टर एलएलबी। अपना सपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने जब जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज बन गया, देन आप एलिवेटेड हो जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को आफ्टर सम टाइम ऑफ द प्रोग्रेसिव करियर। आइए, जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, देन आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी और भी है, जूनियर सिविल कोर्ट जज, सीनियर सिविल कोर्ट जज। मैं ये सारी पैराफेनिया को नहीं लिया हूं, क्योंकि मैं मोटा मोटी लिया हूं कि इन बिटवीन बहुत हायर की है, इन बिटवीन बहुत हायर की है कि जूनियर सिविल कोर्ट जज, सीनियर सिविल कोर्ट जज। मैंने इन टोटल लिया है सिविल कोर्ट जज। आफ्टर सम टाइम अगेन आपने फिर पहुंचेंगे सिविल कोर्ट जज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज तक, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज से आप फिर पहुंचेंगे हाई कोर्ट जज। फिर हाई कोर्ट जो होता है हमारा एक राज्य की होता है, एक राज्य की, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक जिला स्तर का होता है, ये एक राज्य स्तर से होता है। और जब राज्य स्तर से हम लोग जब फिर ऊपर निकालते हैं, देन हम जाते हैं वो मंदिर में जिस मंदिर के हमारा स्वप्न रहता है, और हर मंदिर में पूजा होता है, ये मंदिर में भी पूजा होता है। वो मंदिर के नाम संविधान की मंदिर है, संविधान, टेम्पल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसका जज होने का मौका मिलता है, जिस सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं। ये बहुत लोग को आपको पता होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग को एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 जजेस होते हैं। आइए, ये सुप्रीम कोर्ट जजेस से ये 33 जजेस प्लस एक जज, ये 33 से एक व्यक्ति जाने के बाद ये 33 से फिर एक यहां से निकलेंगे, हाई कोर्ट से एक फिर एलिवेट होंगे, फिर एलिवेट होने के बाद ये सीनियर मोस्ट कॉलेजियम जो है वहां पे फाइनल करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं। ये वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जस्टिस को हमारा प्रधान सिटीजन, जो प्रधान व्यक्ति, प्रधान नागरिक जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट करते हैं।
इनके जो अपेंडिज होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं, जब इनसे ही आपको मौका मिलता है आपको सीजीआई ऑफ बनने के लिए, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पीरियड जो होता है आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, ये मैक्सिमम 3 इयर्स होता है या 65 इयर्स व्हिच विल कम अर्लियर। 65 साल या 3 साल व्हिच विल कम अर्लियर। अगर आपको 65 साल पहले आ गया, आपका मान लीजिए उम्र ज्यादा है, उम्र कम है, आपका 3 साल टेन्योर पूरा नहीं हुआ, लेकिन 65 पहले हो गया, तब आपको 65 साल में ही फुल स्टॉप हो जाएगा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवसर लेने के लिए। या आपके पास बहुत उम्र है, 65 साल नहीं हो रहा है, लेकिन 3 साल से ज्यादा उम्र भी है 65 होने के लिए, लेकिन 3 साल जिस दिन हो जाएगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर खत्म हो जाएगा। आइए, ये मैंने बताया आपको कैसे आप एक सुनहरा स्वप्न सजा सकते हो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए। उपस्थिति आपको पता होगा, जो हमारा अभी अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं मिस्टर, जो आप मिस्टर बोलो या हॉनरेबल एडवोकेट मिस्टर DY चंद्रचूड़, जो महान व्यक्ति अभी जो महान पद में बैठे हैं, उनकी एक इसी रास्ता दे के उन्होंने भी गुजरे हैं और उनका बिब्लियोग्राफी आप पढ़ेंगे, बायोग्राफी उनका पढ़ेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी किंवदंती है हम लोग का, आज तक बहुत सीजीआई जो है, मेरा दूसरा स्लाइड में भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितनी लोग अभी बने हैं, कब कब बने हैं, ये सारी मेरा को सीजीआई में है, आप लोग देख भी सकते हैं, उसको रिप्ले कर सकते हैं, उसको स्लो मोशन में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम सबके बारे में दिए हैं। आइए हम आप लोग को थोड़ा सा बताएंगे कि आफ्टर एलएलबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ताकि कि आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन आप लिख सकते हैं। सर्विसेज एग्जाम देने के लिए हमने जो एलिजिबिलिटी हम बोले आपको कि पीसीएस से क्लास 1 जो बनेंगे आप, ये एग्जामिनेशन आप जो देने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन में बता देता हूं, आपको 3 इयर्स एलएलबी होनी चाहिए या और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होने चाहिए, इंटीग्रेटेड एलएलबी होने चाहिए, इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। उसके ये कोई रिकॉग्नाइज कॉलेज में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में मान्यता प्राप्त में होने चाहिए। और दूसरी जो है आपकी एज लिमिट है, एज इज इंपोर्टेंट, आपको ये नॉट लेस देन 21 इयर्स, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, और आपको नॉट मोर देन 35 इयर्स। एंड रिजर्वेशंस जो है, रिजर्वेशन जो है चाहे ओबीसी या एससी या एसटी, आज पर गवर्नमेंट या पीडब्ल्यूडी जो भी आप लोग का है, वो आज पर दो गवर्नमेंट नॉर्म्स, आज पर दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, और आपकी यहां पे जो रहता है, आपको सिलेबस जो है, वो सिलेबस जो है आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिलेबस के लिए मैं आपको जस्ट खाली हिंट्स दे देता हूं। आपने जो लोअर जुडिशियल सर्विस देंगे उसके लिए एग्जामिनेशन कैन बी फाउंड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, कमीशन वेबसाइट में मिल जाएगा, वो कैसे परीक्षा कंडक्ट करता है। और वो सिलेबस बेस्ड ऑन दो होता है, इंडियन पैनल कोड में आईपीसी के ऊपर डिपेंड करता है, आईपीसी के ऊपर डिपेंड करता है, सीआरपीसी के ऊपर, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी एंड प्रॉपर्टी लॉ एंड अदर्स। ये सारी सिलेबस जो है, ये सब सिलेबस में लोअर जुडिशियल एग्जामिनेशन में आता है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है परसेंटेज, वो आज यूजुअल है, उसी में कुछ ने ज्यादा ये नहीं है
तो मेन ये दोनों पैरामीटर को कैरी करता है। और उसके बाद ये एलजेएस जब देंगे, आप एग्जामिनेशन देंगे, तब पीसीसीएस आप बनेंगे, प्रोविंशियल आप कोर्ट सबऑर्डिनेट बनेंगे। उसके बाद में प्रमोशन हायर की बताया। और ये एग्जामिनेशन हर साल में होता है। आप इसको पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स जो होता है वो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ऑनलाइन लॉ कोर्स भी होता है, क्रिमिनल साइबर लॉ कोर्स होता है, ऑनलाइन क्रिमिनल लॉ कोर्सेस एंड ऑनलाइन लेबर कोर्सेस एंड बिजनेस लॉ कोर्सेस, मेनी कोर्सेस अब साइट में है, आप लोग उसको फॉलो कर सकता है। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है आपको मैं बोलना चाहूंगा कि इसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड यू मस्ट क्वालिफाई, एलएलएम डिग्री आप कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो हाई कोर्ट जज आप बनेंगे, हाई कोर्ट जज के बनने के लिए आप लोग को मिनिमम पीरियडसिटी है कि मिनिमम 10 साल आपका होना चाहिए। मैं उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग कैसे हम लोग एग्जामिनेशन देंगे और एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए आपको ज्यादातर समय पढ़ाई में देना पड़ेगा। आप एग्जामिनेशन का 4-5 साल का जो सिलेबस है उसको मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, उसको आप 2-3 साल का या 4-5 साल का जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है उसको आप पैटर्न को फॉलो करेंगे और अध्ययन करेंगे। और नया नया टॉपिक्स जो आता है, नया नया कानून जो नया नया अमेंडमेंट्स आता है, नया नया एग्जाम्पल्स जो हर हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आता है उसको आप ध्यान रखना है। और उसको बारे में भी एग्जामिनेशन में जब मेन पेपर में आता है, आप एग्जाम्पल के तहत में सुंदरता के साथ सजा के मेन एग्जाम को क्लियर करेंगे, तब आप देखेंगे प्रिलिमिनरी भी क्लियर होगा, मेन भी क्लियर होगा। और आप भायावस्थ के लिए आप की फ्लुएंस को बढ़ाना पड़ेगा, टॉकटिव नेचर को थोड़ा, टैलेंट्स को, लीडरशिप क्वालिटी को, कम्युनिकेशन स्किल को, वोकाबुलरी को, लैंग्वेजेस को, और बैलेंस लैंग्वेज, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं करना, और आप लोग एग्रेसिव वर्ड्स नहीं बोलना, संवैधानिक बात बोलना और ऑथेंटिकेटेड टू दी पॉइंट बात करना। ये सारी चीजें में मैं नेक्स्ट हाउ टू बी अटेंड द इंटरव्यू और भाइवस मैं नेक्स्ट स्लाइड में कभी दूंगा।